स्टार्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी और फिजियो की कॉमन क्लास और इसका कॉमन टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जिसको हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। तो अपनी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। कितने फंक्शन हो रहे हैं? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, खाने का डाइजेशन हो रहा है, सांस भी ले रहे हैं, चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो सभी काम के लिए एनर्जी की जरूरत है। किसकी? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? शरीर से? शरीर से तो आएगी, शरीर में कहाँ पे आएगी? भोजन से। लेकिन भोजन को पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, भोजन खुद तो नहीं पचेगा। उसके लिए जरूरत है ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी कोई भी प्रोसेस होगा उसके लिए जरूरत होगी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन शरीर में लेकर कौन आएगा? ऑक्सीजन शरीर में लेकर कौन आएगा? अपना रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है वातावरण, वातावरण से ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने फेफड़े, लंग्स। ठीक है, और लंग्स लाकर ये ऑक्सीजन किसको देगा? ब्लड को। और ब्लड ये ऑक्सीजन किसको देगा? सेल और टिश्यू को। टिश्यू को। टिश्यू किसको कहते हैं? ऊतक। किसको कहते हैं ये? किससे मिलके बना होता है? कोशिकाओं। कोशिका को, कोशिका किसे कहते हैं? सेल को। अच्छा, जब इन सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे सेल्स सॉरी, तो ये क्या बनेगा? टिश्यू, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक, है ना। तो जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन। इसको हिंदी में अवयव बोलते हैं, ऑर्गन को अवयव। ठीक है, मतलब जब सेल इकट्ठे हुए तो क्या बना? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हुए तो ऑर्गन बना। और दो तीन जब ऑर्गन्स की सहायता से कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की रिएक्शन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किससे आती है? रेस्पिरेशन से। तो अब हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या रहेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, रेस्पिरेशन, इसकी परिभाषा क्या है? द प्रोसेस इन विच O2 ऑक्सीजन टेकन इन एंड CO2 goes out
जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को अंदर खींचेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। O2 in and CO2 out is called respiration। और इसका फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन का शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। और ये क्यों जरूरी है? बॉडी के सभी सेल्स को जीवित रखने के लिए, बॉडी की सभी प्रकार की क्रियाओं को करवाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन सेल के हर हिस्से तक पहुंचाता कौन है? ब्लड। ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन को कौन पकड़ के रखता है? ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। उसका फंक्शन क्या है? करता क्या आरबीसी? ऑक्सीजन को पकड़ कर लेके जाता है कहाँ? अलग अलग सेल तक। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसका फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करता है। और किस फॉर्म में कैरी करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ खून में ब्लड में होता है ना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो उस फॉर्म को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है रेस्पिरेशन, CO2 को बाहर निकालता है ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। पीएच किसको कहते हैं? एसिड और बेस को बैलेंस करते हैं। जो अपने शरीर की पीएच होती है 6, वो होती है नॉर्मल। यदि अपनी पीएच 6 से कम होगी, 5, 4, 3, 2, 1, तो हम बोलेंगे एसिडिटी, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। यदि ये 7, 8, 9, 10 इस तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे बेसिक। ठीक है, तो ये पीएच को बैलेंस करके रखता है। CO2 जो होती है ना, CO2 वो एसिडिक होती है। अगर अपने शरीर में CO2 भर जाए तो अपना शरीर एसिडिक हो जाएगा। कुछ मेटाबॉलिक सिस्टम जब बिगड़ जाते हैं, जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसकी बॉडी के अंदर O2 की जगह CO2 ज़्यादा भर जाती है। तो उसका ABG जब चेक करवाते ना, ABG एट्रियल ब्लड गैस, उसमें क्या पता लगता है कि CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ये तो जो चेक करते हैं ABG हो गया, तो उसको बोलेंगे हम
इसकी बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में गई। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? बोलने में भी सहायता करता है। तो हम बोलते हैं वो फेरिंग्स, नोज की और इसकी हेल्प से हम वॉइस प्रोडक्शन करते हैं। और स्मेल, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें क्या क्या कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे वो आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें क्या क्या आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नेजल, नेजल नाक, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ये होगी ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया किसको कहते हैं? श्वास नली को। और इसका एक और नाम भी हम लेते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप। जो ये लैरिंग्स होता है इसका नाम है वॉइस बॉक्स, ध्वनि उत्पन्न करता है। जो हम बोल रहे हैं ये किसकी वाइब्रेशन से है? लैरिंग्स की। इस लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ये ढक्कन क्यों होता है? खाना इस नली में ना जाए, खाना या पानी या कोई भी पदार्थ जो हम सेवन कर रहे हैं, जब हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ट्रेकिया के ऊपर ढक्कन बंद हो जाता है। जब हम बोलते हैं तो ये खुल जाता है, या सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप खाना खाना चाहिए। और कई बार हम बातें करते हैं, खाना खाते हैं तो ये ढक्कन खुल जाता है, सांस वाली नली में खाना या पानी जाता है तो अपने को इंस्टेंट खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये फंक्शन किसका है? एपिग्लोटिस का। नेजल नाक को कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स भी ओरोफेरिंग्स ये डिवाइड होती है। ओरो मतलब ओरल, ओरल किसको कहते हैं? मुंह को। और नेजोफेरिंग्स ये मुंह से कनेक्ट होती है और ये नाक से। नेजोफेरिंग्स यानी कि नाक से। ठीक है, तो उसके बाद आया अपना लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ये आ गया अपना, दो हिस्सों में डिवाइड होगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इसको बोलते हैं दोनों को ब्रोंकाई। ये जैसे अपने फेफड़े ना, राइट लंग, लेफ्ट लंग। अब ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगी, इसकी ब्रांचेज बन जाएंगी पूरी।
ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो गए, किस में डिवाइड होगी? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये डिवाइड हो गया ना, ये पेड़ का बन गया आगे जाके। ये आई है ट्रेकिया, विंड पाइप, दो हिस्सों में डिवाइड हुई, किसमें? ब्रोंकाई में। जब वो ब्रोंकाई भी आगे डिवाइड होगी तो उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है, याद रह जाएगा। और ये जो जोड़ होता है ना, ये वाला जहाँ से डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं हम कैराइना, जहाँ से ब्रोंकाई डिवाइड हुई है। और जब ये ब्रोंकाई डिवाइड होके आगे ये जो है जाल बनाती है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे एयर सैक होते हैं, जैसे गुब्बारे होते हैं ना हवा के, उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है? एल्वियोलाई का फंक्शन है, जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से फेरिंग्स के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल के थ्रू आई है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? कोई कवरिंग होगी, झिल्ली जैसे बोल देते हैं ना, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई होगी, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी होती है। कैपिलरी कल बताई थी ना मैंने, हार्ट वाला जब करवाया था। कैपिलरी क्या होती है? जैसे मान लो आर्टरी और वेन्स में वहाँ गैस एक्सचेंज कर रही थी, कैपिलरी का काम क्या है? गैस एक्सचेंज करेगी। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आई है वो जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ट्रांसफर करेगी, और जो सेल्स से यूज हो के CO2 आई है, जैसे ये O2 एल्वियोलाई ने इधर ब्लड में दे दी, और जो ब्लड ब्लड के अंदर CO2 है, ब्लड के अंदर जो CO2 है वो वापस लेके बाहर निकालेगी, समझ गए? ऑक्सीजन आई अंदर, और ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है इससे गैस एक्सचेंज होके CO2 ये ब्लड में दे देगा, और ब्लड से जो है ऑक्सीजन ब्लड को दे देगा, और CO2 ब्लड से वापस लेके उसको बाहर निकाल देगा, एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। तो जब हम सांस ले रहे हैं अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि अंदर सांस लिया, एक्सपिरेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ दिया, ठीक है। तो कल जैसे हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट की लेयर बताई थी, क्योंकि जितने भी ये ऑर्गन्स हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग भी चाहिए। तो हार्ट के लिए कौन सी लेयर बताई थी आपको? हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डिया। और उसके ऊपर जो कवरिंग है पेरिकार्डियम, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसे ही लंग्स है, ये हमारे फेफड़े ना, इसके ऊपर भी कवरिंग होगी, इसके ऊपर भी कवरिंग होगी, ठीक है। और उस कवरिंग को, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? प्लूरा,
प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, विसरल विसरल प्लूरा और पेरिटियल पेरिटियल प्लूरा। ये आपकी एनाटॉमी और फिजियो यानी कि शरीर क्रिया और रचना दोनों साथ में टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है। तो जो ये लेयर है विसरा जो होगी अंदर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, विसरा विसरल लेयर बोलते हैं इसको, और जो बाहर वाली है इसको पेरिटियल प्लूरा। और प्लूरल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, ये दोनों लंग्स हो गए। इसके नीचे ये मसल होती है, ये जो हमारी मसल है ना लंग्स के नीचे, इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम। इसका फंक्शन क्या है डायफ्राम का? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है उसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, एक्टिव। और एक्टिव उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है। जो एक्सपिरेशन होता है उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं। पैसिव उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत है, और जब बाहर आता है एक्सपिरेशन होती है तो वो अपने आप बाहर आ जाती है CO2। ये देख लिया, कुछ समझ आया? एक बार फिर बता देता हूँ। नेजल फेरिंग्स, फेरिंग्स किस किस में डिवाइड है? ओरो फेरिंग्स जो मुंह से कनेक्टेड है ओरल से, और फिर नेजो फेरिंग जो नाक से कनेक्टेड है। ये कॉमन पासेज है, जो फेरिंग्स है कॉमन पासेज है किसका? एयर का भी और फूड का भी, ठीक है। फिर जब ये आगे डिवाइड होती है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से ट्रेकिया में आएगी। ऑक्सीजन या गैस एक्सचेंज जो होगा यहाँ से होगा। उसके बाद ये ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं और इसको श्वसन नली भी कहते हैं। फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, उनको बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जितने भागों में डिवाइड होगी उनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे एयर सैक होंगे, उनको बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होगा? गैस एक्सचेंज करना है, O2 ब्लड में दे देनी है, और ब्लड से CO2 वापस लेके एनवायरनमेंट में छोड़ देनी है। और सांस को अंदर खींचने के प्रोसेस को बोलेंगे इंस्पिरेशन, और सांस को बाहर छोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है दो प्रकार की है। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोल रहा है? नेजल, फेरिंग्स और लैरिंग्स। हाँ, ये मतलब पहले डिवाइड होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? लैरिंग्स तक। नेजल, फेरिंग्स और एपिग्लोटिस और लैरिंग्स तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और इससे नीचे जब ट्रेकिया से शुरू हो जाएंगे, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
ये होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स, लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। जैसे यहाँ लंग्स है, एल्वियोलाई है, मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में गया, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? ब्लड और टिश्यू, इन दोनों के बीच में जब गैस का एक्सचेंज हुआ तो इंटरनल रेस्पिरेशन, और लंग्स और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज हुआ तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हाँ जी, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो रेस्पिरेशन दो दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। जैसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया अभी तक तो बाहर का है, यहां से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आई, इसने ऑक्सीजन किसको दी? ब्लड को। तो ये किन दोनों का मामला हो गया? लंग्स का और ब्लड का, ठीक है। जब लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड को गई और ब्लड से CO2 लंग्स में आ गई तो वो हो गया एक्सटर्नल, ठीक है, समझ आई। और उसके बाद में जब इंटरनल की बात करेंगे तो ब्लड, और ब्लड किसको देगा ले जाके? टिश्यू को, फंक्शन के लिए। तो टिश्यू और अंदर होंगे, ठीक है, तो ये इंटरनल हो गया। जब ब्लड और टिश्यू के बीच में गैस एक्सचेंज होगी तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देंगे। पता लगी बात? ठीक है, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अपर रेस्पिरेशन में कौन सा आता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल, म्यूकस। म्यूकस किसको कहते हैं? जैसे नेजल कैविटी में म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ, उसको म्यूकस कहते हैं। और सीलिया, सीलिया जैसे ऐसे बाल नुमा जो होती है, बालों की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको सीलिया कहते हैं। और म्यूकस और सीलिया किस चीज में काम करते हैं? डस्ट रिमूविंग में, जो बैक्टीरिया या जो गंध है उसको बाहर ही रोक लेता है। नाक में होता ना, जैसे मान लो नाक से प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है, तो नाक के अंदर म्यूकस भी होता है, म्यूकस जो लिक्विड चिपचिपा, ठीक है। और उसके बाद जैसे हेयर्स होते हैं, नोज हेयर्स, ठीक है, ये सीलिया का काम करते हैं। तो अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आया या डस्ट पार्टिकल आया तो उसको ये म्यूकस पकड़ेगा और ये सीलिया भी रोकेगा कि अंदर जाके कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ? प्रोटेक्शन का। उसके बाद में नेजल के बाद फेरिंग्स आया। फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो बाहर से ठंडी हवा आई है उसको गर्म करना, बाहर से जो ठंडी हवा आई है उसको गर्म करना और उसको गीला करना, ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई। जैसे बाहर से हो सकती है रुक्ष हवा आई है, रुखी रुखी सी हवा है, उसको अपने अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग ह्यूमिडिफाई करेगी, उसमें थोड़े गीलापन ऐड कर देगी। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जब वो ऑक्सीजन लगाते हैं साथ में उसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा, तो वो किस कारण होती है? सूखी होने से अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो फट ना जाए। तो वो फंक्शन नेचुरली अपने बॉडी में है, ह्यूमिडिफाई करती है, और अगर ठंडी हवा है तो उसको गर्म करके अंदर भेजती है। वो दोनों फंक्शन कौन करता है? फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स कितने हिस्सों में डिवाइड थी? 3 हिस्सों में है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लरेंजियोफेरिंग्स।
यहाँ पे जो होगा एरिया लेरिंजियोफेरिंक्स, जो लेरिंग्स से कनेक्ट है वो लेरिंजियोफेरिंक्स। उसके बाद आई ट्रेकिया। ट्रेकिया किसको बोला है? ट्रेकिया किसको बोला हमने? ये रहा, ये जो पाइप है सांस वाली, श्वसन नली, ट्रेकिया। इसका दूसरा नाम है विंड पाइप। और इसमें सी शेप के रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज। और उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? ट्रेकिया जब दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, ठीक है। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको हार्ट करवा रहा था कि ये जैसे राइट लंग हो गया है ना, और ये लेफ्ट लंग हो गया, तो इनके लोब बताए थे मैंने इससे। राइट लंग के कितने लोब होते हैं? 3। अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। तो लेफ्ट लोब के कितने, लेफ्ट लंग के कितने लोब होंगे? 2, ठीक है, 2 लोब्स। ये क्यों होंगे? राइट के 3 है तो लेफ्ट के 2 लोब क्यों होंगे? छोटा हो गया। छोटा क्यों है लेफ्ट लेग? हार्ट के कारण, क्योंकि हार्ट 2/3 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब हमने ब्रोंकियल्स किसको बोला है? इन दोनों को तो ब्रोंका ही बोल दिया, इन दोनों को तो ब्रोंका ही बोल दिया। ब्रोंकियल्स किसको बोल रहा है? जब ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होगी, ठीक है, ये अलग अलग हिस्सों में आगे डिवाइड होगी ना ब्रांचेज में, उनको ब्रोंकियल्स बोल रहा है। ब्रोंकियल्स के बाद में एल्वियोलाई आएगी, ठीक है। छोटी ब्रांचेज है किसकी? ब्रोंकाई की। और लंग्स की जो लेयर है, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको क्या बोला हमने? इसकी भी लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर है इसको बचाने के लिए। कौन सी लेयर है? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा। और प्लूरा 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, मैंने बताया था आपको, विसरल प्लूरा और पेरिटियल प्लूरा। अच्छा, रेस्पिरेशन कौन कौन से थे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके और किसके बीच में होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके किसके बीच में होगा? लंग्स और ब्लड के बीच में। लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सटर्नल होगा, ये ना लंग्स। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई हिस्सा तो लंग्स का ही है ना, तो ये किसको दे रही है? ब्लड को, ये एक्सटर्नल है। फिर आगे ब्लड किसको देता है? टिश्यू को, वो क्या है? इंटरनल। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसके किसके बीच में हो गया? ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। जब इंस्पिरेशन हम करते हैं तो ये डायफ्राम होती है, ये मसल्स नीचे जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो नीचे जाती है। जब इस तरह करते हैं हम तो ये मसल नीचे जाती है डायफ्राम की। और जब एक्सपिरेशन करते हैं तो जब बाहर छोड़ते हैं वापस ऊपर आ जाती है। और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है ब्लड में? ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी, और उसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है? ऑक्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है नॉर्मल? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? नॉर्मली बंदा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जो नॉर्मल वैल्यू है 12 से
16, ठीक है। और बच्चे में ज़्यादा भी होती है, बच्चों की 18 से 25 या मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जितना छोटा बच्चा उतनी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनकी रेस्पिरेशन रेट कम होगी हमेशा, क्योंकि एक सांस में उनके वो काफ़ी टाइम निकाल लेते हैं। और जिनको मान लो सांस से फेफड़ों के कोई रोग होंगे, उनका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ना तो वो अंदर खींच पा रहे हैं उतनी सांस, ना ही अंदर रोक पा रहे हैं। उनकी ये एल्वियोलाई, इनकी फूलने की क्षमता और कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये कम ही सांस अपने अंदर ले पाते हैं और कम ही बार छोड़ पाते हैं। तो रेस्पिरेशन आप कैसे पता करोगे? जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, किसी पेशेंट को देखोगे, डॉक्टर ने आपको बोला कि जाओ उस पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट पता करके आओ, तो वो कैसे देखोगे आप? हाथ से? तो वो तो पल्स रेट होगी, हार्ट रेट है वो तो। स्टेथोस्कोप से? स्टेथोस्कोप से कैसे देखोगे आप? स्टेथोस्कोप से क्या देखोगे? धड़कन? तो धड़कन का इससे क्या लेना? धड़कन तो 1 मिनट में 72 बार हो जाएगी। फिर बताओ आप कैसे बताओगे कि इसके रेस्पिरेशन रेट कितना है? रेस्पिरेशन रेट कहते किसको है? 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस ले रहा है, तो वो कैसे काउंट करोगे आप? पेशेंट बेहोश बेड पे है, आपको भेजा है डॉक्टर ने कि इसका रेस्पिरेशन रेट काउंट करके आओ, तो कैसे पता करोगे कितना रेस्पिरेशन रेट है? बंदा तो बेहोश है, सांस तो ले रहा है ना? तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, पेट भी तो अपना ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो एक बार ऊपर आया पेट और फिर नीचे चला गया, कितना काउंट हुआ? एक। घड़ी में देखोगे 1 मिनट तक कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, उसको आप रेस्पिरेशन रेट बता दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप रेस्पिरेशन रेट का पता करोगे। बच्चों में रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? हाँ जी, क्या हो गया? हाँ, सांस। सांस तो देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो ठीक चल रहा है, जो मेन यहाँ पर नेजल में, यहाँ पर म्यूकस जमा हो गया। आप कोल्ड की बात कर रहे हो ना, जुकाम की, तो यहाँ म्यूकस जमा हो गया, इसके कारण गैस कम जा रही है अंदर, मतलब जा तो रही है लेकिन आसानी से नहीं जा पा रही, ठीक है ना। जैसे एलर्जी होगी किसी को, एलर्जी के कारण जो ये म्यूकस नॉर्मल बनता है अपने नोज में, ये एक मात्रा में बनता है। जब एलर्जी होगी सीजन की या डस्ट की, तो वो अपने जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस ज़्यादा रिलीज करने लग जाती है, तो उसके कारण अपने ये एरिया ब्लॉक हो गया, या फिर भी हमने दवाई नहीं ली, इन्फेक्शन होगी, तो ये जो एल्वियोलाई है, ये जो ट्रेकिया है, यहाँ भी फ्लूइड बनने लग जाता है। जब ये फ्लूइड बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं निमोनिया हो गया, ठीक है। और वो निमोनिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। तो जब हम टेस्ट करेंगे, अगर बैक्टीरिया है, अगर WBC बढ़ी हुई है, तो हम बोलेंगे बैक्टीरियल है, और अगर बैक्टीरियल नहीं है तो वायरल भी हो सकता है निमोनिया में, ठीक है। तो अब ये इसका प्रोटेक्शन का काम क्या कैसे करता है रेस्पिरेशन अपना? प्रोटेक्शन कैसे करेगा? नेजल हेयर, नाक में जो वाल है, ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बैक्टीरिया को, डस्ट को पकड़ लेते हैं। म्यूकस है, जो पानी है, वो अपने साथ चिपका लेता है डस्ट को। अगर कोई चीज़ इनसे भी बच के चली गई, तो ट्रेकिया में एक रिफ्लेक्स होता है सांस के लिए, खांसी, खांसी से वो बाहर, या फिर स्नीजिंग, स्नीजिंग किसको कहते हैं?
छींक को, छींकने से भी बाहर आ गया, तो ये आपका रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट। एनाटॉमी भी और इसकी फिजियोलॉजी भी, यानी कि रचना भी और क्रिया भी। होता कैसे है, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, वो बता दिया। और ये गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, फंक्शन कैसे करता है, वो बता दिया। तो जब फंक्शन की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी, और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एनाटॉमी। ठीक है, तो अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है रेस्पिरेशन रेट की, इससे क्या क्या पता लगता है हमको। एक तो रेस्पिरेशन रेट काउंट, एक मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर आने का और CO2 के बाहर जाने का काउंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन लगाते हैं पेशेंट को। अच्छा, जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है, दमा बोलते हैं ना हिंदी में, दमा, उनके जो ये पाइप्स होती है ना, किसी एलर्जन, मतलब उनको एलर्जी होती है किसी भी चीज़ की, उस एलर्जिक चीज़ के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होती है, इसमें सोजिश आ जाती है। जब पाइप में सोजिश आ गई तो अंदर जगह कम होगी। ठीक है, जो सांस पहले खुल के जा रहा था अब वो बहुत मुश्किल से जा रहा है। तो जब अस्थमा के पेशेंट को आप देखोगे तो जब वो सांस लेते हैं उनके सीटियाँ सी बजती हैं, सीटियों की आवाज़ आती है, उसको व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। ठीक है, COPD एक बीमारी होती है, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिप्रोडक्टिव डिजीज, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब जैसे हार्ट के लिए कार्डिया यूज करते हैं, वैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी। ठीक है, जो लंग्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसको पल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और न्यूमोनिया आपको बता ही दिया मैंने। COPD क्या होती है, कंटिन्यू जब इसमें बार बार इन्फेक्शन होती है तो जो ये ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई होती है ये ढीले पड़ जाते हैं। इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होने की और जो पावर होती है सांस को, गैस को पकड़ने की, वो कम हो जाती है। और उनके एल्वियोलाई होते हैं वो ये फुल्ले के फुल्ले रह जाते हैं, जैसे कम कम फूलते हैं और कम ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जिससे इसके अंदर गैस कम आती है और कम ही CO2 बाहर छोड़ पाते हो, तो उसको COPD बीमारी कह देते हैं। न्यूमोनिया आपको बता ही दिया। तो ये अपना रेस्पिरेशन सिस्टम आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अगला कोई सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।